एम आई एक्चुअली द स्ट्रॉन्गेस्ट के एपिसोड 11 की शुरुआत में हम लोग शार्लेट और हारुतो को देखते हैं जो कि सो कर उठते हैं। वहीं पर हारुतो काफी ज्यादा दुखी होते हैं क्योंकि उसकी क्लास ये सब शुरू हो चुकी है। तभी शार्लेट हारुतो को एक्सप्लेन करने लगती है कि आज आखिरकार उसका शेड्यूल कैसे रहने वाला है। वो हारुतो को एक पेपर दिखा के कहती है कि लगता है एंट्रेंस एग्जाम के बेस पर आपको क्लास सी में रखा गया है जो कि मिडिल क्लास है और क्लास से रेगुलर एग्जाम के परफॉर्मेंस पर सफल होती रहती है। तो शार्लेट श्योर है कि हारुतो काफी जल्दी क्लास ए में पहुंच जाएगा। जिसके बाद हारुतो बाकी के भी कोर करिकुलम को देखता है और शौक हो जाता है और कहते हैं कि ये तो कुछ ज्यादा ही अपर ग्रेड क्लासेस हैं, ये तो कुछ ज्यादा हार्ड लग रही है। तभी शार्लेट उसे कहती है कि मैंने आपके लिए इन्हें चुना है क्योंकि मुझे पता है कि आपके लिए काफी ज्यादा इजी रहने वाले हैं। ये सुनकर अब हारुतो सोचता है कि वो इस मौके का यूज कर सकता है अपने एडवांटेज के लिए। अगर मैं इन एडवांस क्लासेस को चुनूंगा तो टीचर्स को मुझ पर काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन होगी, लेकिन अगर मैं जान पूछ के अच्छा परफॉर्म नहीं करूंगा तो ये लोग मुझे निकाल ही देंगे। हारुतो को ये आइडिया काफी ज्यादा पसंद आता है। वो अब वहाँ से जा ही रहा होता है तभी शार्लेट उसे हक करने के लिए कहती है। हारुतो भी इसकी बात मान जाता है और अब उसे गले लगा लेता है। वहीं पर शार्लेट उसे काफी देर गले लगाते हुए कहती है कि मैं दुआ करती हूँ कि स्कूल में आपका दिन अच्छा जाए। और अब अगले सीन में हारुतो अपने रूम में आ जाता है जहाँ पर वो बाहर निकलता है तो उसे इरिस दिखाई देती है जो कि उसे गुड मॉर्निंग कहती है और अब वो लीसा के बारे में पूछती है कि वो कौन है। तो अब हारुतो से बताते हैं कि मेरी अटेंडेंट है लीसा। और अब इरिस को भी आइडिया हो जाता है कि आखिरकार लीसा क्या है, लेकिन वो ज्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं पूछती है। वो अब लीसा को अपना नाम बताते हुए कहती है कि मेरा नाम इरिस है, मैं हारुतो की दोस्त हूँ, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। वहीं पर लीसा को इरिस थोड़ी अजीब लग रही होती है। जिसके बाद वो दोनों हाथ मिलाते हैं और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं वो लोग स्कूल पहुंच जाते हैं। हमें पता चलता है कि इरिस क्लास ए में है और ये सुनकर काफी ज्यादा हैरान है कि हारुतो जैसे स्किल्ड पर्सन क्लास सी में है। इरिस सब कहती है कि मैंने सुना कि रिटर्न एग्जाम ग्रेड्स को ज्यादा प्रायोरिटी दी गई है, तो मैं श्योर हूँ कि हारुतो तुम काफी जल्द क्लास ए में आ जाओगे। ऐसा बोलने के बाद अब इरिस अपने क्लास के लिए निकल जाती है। वहीं पर लीजा हारुतो से कहती है कि क्या इरिस सही में एक इंसान है। उसे इतने पास से ऑब्जर्व करने के बाद भी मैं पता नहीं लगा पा रही हूँ कि वो एक डीमन है या फिर एक इंसान है। तो हारुतो कहता है कि जितना मुझे पता है कि वो डीमन नहीं है लेकिन वो इवल भी नहीं है, तो हम लोग को कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, इस बात को बस इग्नोर करो। तो लीजा मान जाती है और वो कहती है ठीक है। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं हारुतो अपनी क्लास सी में आ जाता है। जैसे वो अंदर आता है वो देखते हैं कि सभी लोग तो उसे घूर रहे हैं। ये देखकर वो घबरा जाता है और सोचने लगता है कि सभी लोग मुझे घूर क्यों रहे हैं। वो अब अपने बेंच पर आकर बैठता है और कहते हैं हाँ याद आया, मैं तो स्कूल में फेमस हो गया था स्नैडल को हराने के लिए, इसीलिए सभी लोग मुझे देख रहे होंगे। जिसके बाद अब टीचर कहते हैं कि चलो क्लास को शुरू करते हैं। ये क्लास ही है, यानी पांचों क्लासों में से सबसे बीच वाली। इसमें मीडियम रेंज ग्रेड के स्टूडेंट आते हैं। इसका मतलब तुम्हारे पास चांस है ऊपर की क्लास में भी जाने के लिए और नीचे भी आने के लिए। इसी चीज को देखने के लिए आज मैं तुम्हारा एक और टेस्ट लेने वाला हूँ। ये सुनकर हारुतो सोचता है कि टेस्ट इतनी जल्दी आ गया, यही मेरा सबसे बड़ा चांस है। मैं इस एग्जाम का यूज करके सभी को दिखा दूंगा कि मैं कितना ज्यादा बेकार स्टूडेंट हूँ, जिससे कि ये लोग मुझे स्कूल से बाहर निकाल देंगे। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि टेस्ट शुरू हो जाता है। जिसके बाद अब हारुतो अपने क्वेश्चन पेपर को देखता है और कहते हैं कि इस क्वेश्चन का जवाब तो मैंने शार्लेट के साथ पढ़ा था जब उसने अपनी गिफ्टेड एजुकेशन शुरू करी थी। वो उस समय काफी ज्यादा यंग थी। ये चीजें तो उसने सिर्फ 6 महीने में पढ़ी थी। टीचर इतने ज्यादा इजी क्वेश्चन देकर क्या करना चाहता है, इन क्वेश्चन को तो कोई बच्चा भी सोल्व कर दे। तभी हारुतो कहता है ओ मैं समझ गया कि आखिरकार टीचर करना क्या चाहते हैं। सबसे पहले उसने सभी लोगों को थ्रेटन किया और फिर इतने ज्यादा इजी क्वेश्चन देकर वो सभी को रिश्योर करना चाहता है, जिससे कि रिस्पॉन्ड करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट होगा। हारुतो कहते हैं कि अगर मैंने इतने सिंपल क्वेश्चन के जवाब गलत दिए तो इन लोगों को शक हो जाएगा कि मैं ये जानबूझ के कर रहा हूँ, और अगर ऐसी बात है तो मैं सिर्फ एम करूंगा कि मुझे सिर्फ 60 नंबर ही चाहिए। ऐसा बोलने के बाद हारुतो अपने क्वेश्चन पेपर में लिखने लगता है। जिसके हम लोग देखते हैं कि टेस्ट का टाइम खत्म हो जाता है। टीचर पूरी क्लास के ऊपर काफी ज्यादा डिसअपॉइंट लगते हैं। वो कहते हैं कि रिजल्ट तो सभी का काफी खराब आया है, क्लास में सभी का एवरेज नंबर तो सिर्फ 20 ही आए हैं। मैं इस बात से इतना सरप्राइज नहीं हूँ क्योंकि जो मैंने क्वेश्चन दिए थे क्लास बी के स्टूडेंट तो इन टेस्ट में सिर्फ 50 ही नंबर ला सकते हैं, वो भी एवरेज में। ये सुनकर हारुतो काफी ज्यादा शौक हो जाता है और कहते हैं क्या। तभी टीचर सभी को बताते हैं कि एक स्टूडेंट है जिसने हमारी क्लास में 60 स्कोर किया है और वो है हारुतो ज़ेनफिक्स। ये सुनकर हारुतो तो कुछ ज्यादा शौक हो जाता है। वहीं पर सभी लोग उसके लिए तालियां बजाने लगते हैं। हारुतो काफी कंफ्यूज होकर कहने लगता है कि आखिरकार हुआ क्या मुझे ही सबसे ज्यादा इजी वाला क्वेश्चन पेपर मिला था। हारुतो का रियलाइज होता है और वो कहते हैं नहीं ऐसी बात नहीं है, असलियत में इन सभी लोगों का जो एकेडमिक लेवल है वही लो है। ऐसी बात नहीं है कि मैं एडवांस्ड हूँ, बल्कि जो मेरी छोटी बहन है वो कुछ ज्यादा ही आउटस्टैंडिंग है। वहीं पर अब टीचर तो हारुतो से कहते हैं कि तुम तो कुछ ज्यादा ही कमाल की हो, मैं अब बंदोबस्त कराता हूँ कि तुम जल्दी से क्लास ए में जाओ। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं अब हारुतो क्लास ए में आ जाता है जहाँ पर उसे इरिस और लाउस दिखते हैं। वो लोग हारुतो को पकड़ कर ले आते हैं अपने बेंच पर और अब उसी के साथ बैठ जाते हैं। लाउस अब इरिस से कहता है कि हारुतो से चिपकना बंद करो, जिस पर इरिस उसे कहती है कि हारुतो के करीब तो सबसे ज्यादा तुम ही हो। ये सुनकर अब लाउस उस पर गुस्सा हो जाता है और अब वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। ये सब देखकर हारुतो मन में सोच रहा होता है कि आखिरकार हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पर टीचर आ जाती है। तो सभी लोग यहाँ पर आ गए। मैं तुम लोग की प्रोफेसर और टेरिया बेलकम और मैं एक्सपर्ट हूँ एलिमेंटल थ्योरी में।
वो काफी गुस्से से लाओस, इरिस और हारुतो की तरफ उंगली करती है। वो उन लोगों से कहती है कि तुम लोग सिर्फ अभी फर्स्ट ईयर ही हो और तुम लोगों ने इतनी जल्दी एडवांस क्लासेस में भी साइन अप कर दिया, और तुम लोगों में इतनी हिम्मत कैसे है कि तुम मेरी क्लास में फर्स्ट बेंच में बैठ के बातें कर रहे हो। अगर तुम लोगों ने मेरे एक भी क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया तो मैं तुम लोग को लात मार के बाहर निकाल दूंगी, तो अपने आप को तैयार रखो। जिसके बाद वो हारुतो और इरिस से कहती है कि क्या तुम लोगों ने उस चश्मे वाली प्रोफेसर की रिसर्च लैब ज्वाइन करी है? जो यहाँ पर इस प्रोफेसर की बात कर रही है। तो अब हारुतो से कहते हैं हाँ ज्वाइन तो करी है, तो क्या हुआ? ये सुनकर रोटियाना कहती है अगर ऐसी बात है तो मैं तुम दोनों पर कड़ी नजर रखूंगी और तुम लोगों को काफी खतरनाक पढ़ाऊंगी। जिसके बाद वो पढ़ाना शुरू करती है। वो बताती है कि आज के लेसन होने वाला है मेन एलिमेंट, सब एलिमेंट और क्वांटिफिकेशन के बारे में। वो इरिस को आगे बुलाती है और अपने हाथ को क्रिस्टल पर रखने के लिए कहती है। तो अब इरिस आकर अपने हाथ को क्रिस्टल पर रखती है और वो क्रिस्टल ग्लो करता है। तब उसका स्टेटस सामने आ जाता है। ये देखकर टीचर उसे कहती है तो तुम्हारे पास तो सारे एलिमेंट हैं, तुम तो कुछ ज्यादा कमाल की हो, लेकिन काफी शर्म की बात है कि तुम्हारा माना लेवल सिर्फ 5 का ही है। मेरी रिसर्च लैब ज्वाइन कर दो और मैं काफी जल्द तुम्हारा लेवल बढ़ा दूंगी। तो इरिस उसे मना कर देती है और वो वहाँ से चली जाती है। टीचर सभी को बताती है कि सबसे ऊपर जो एलिमेंट दिखता है उसे मेन एलिमेंट कहा जाता है, और जो बाकी एलिमेंट्स उसके नीचे दिख रहे हैं वो इरिस के सब एलिमेंट्स हैं। टीचर अब कहती है कि ये क्रिस्टल हमें सिर्फ इतना ही बता सकता है। अगर हम लोग किसी के मेन एलिमेंट को 100% कर देंगे तो आखिरकार कोई पर्सन सब एलिमेंट को कैसे कंट्रोल कर पाएगा? इस पर रिसर्च करी गई है, लेकिन पता चला है कि ये करना काफी ज्यादा मुश्किल है। ये सुनकर हारुतो इरिस के ऊपर अपना मानक कैलकुलेटर यूज करता है और अब उसके सामने इरिस का पूरा स्टेटस सामने आ जाता है। जिसके बाद अब टीचर पूछती है कि आखिरकार क्वांटिफिकेशन इतना डिफिकल्ट क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि सर्कमस्टांसेस वैल्यूज को ऑल्टर कर सकते हैं। इमेजिन करो कि फायर तुम्हारा सब एलिमेंट है और तुम लोग मसल एनहांसिंग स्पेल यूज करते हो और तुम लोग देखते हो कि उस मसल स्पेल का इंक्रीज रेट फायर स्पेल से ज्यादा है। आखिरकार ऐसा क्यों हुआ? लाओस इसका जवाब दो। तो लाओस थोड़ा सोचता है और कहते कि क्या इसका डिग्री और प्रोफिशिएंट से लेना देना है? मसल एनहांसमेंट को बार बार यूज करके क्या तुम उसे मास्टर कर लेते हो? ये सुनकर टीचर कहती है कि इतना बुरा भी तरीका नहीं है प्रॉब्लम को अप्रोच करने का, लेकिन रिसर्च के अकॉर्डिंग तुम्हारा आंसर गलत है। वही हारुतो कहते हैं इसका मतलब है कि ये हिडन प्रॉपर्टीज की वजह से हुआ है। ये सुनते टीचर काफी शॉक हो जाती है और वो हारुतो के पास आकर कहती है कि तुमने अभी क्या कहा? ये सुनकर हारुतो घबरा जाता है और सोचने लगता है कि क्या मैंने कोई गलती कर दी? मेरे माना कैलकुलेटर ने मुझे कुछ अजीब टर्म दिखाई है, मैंने उन्हें हिडन प्रॉपर्टीज का नाम दिया है, मैंने इसके बारे में सिर्फ शार्लेट और बाकी सभी लोगों को ही बताया है। टीचर गुस्से से वापस हारुतो से कहते हैं जल्दी मुझे जवाब दो। तो हारुतो कहते हैं कि मुझे लगता है कि हिडन प्रॉपर्टीज होती है जो कि एलिमेंट्स को सबऑर्डिनेट करती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर फायर एलिमेंट के पास एक हिडन प्रॉपर्टी है एनहांस की, तो वो सेल्फ एनहांसमेंट स्पेल की इफेक्ट को इंक्रीज कर देगी। ये सुनते टीचर काफी शॉक होती है और उसके कंधे पर आकर कहती है कि तुम्हें ये कैसे पता? ये तो वे बोला की कटिंग एज रिसर्च है। तब हारुतो से कहता है कि वो कौन है? तो टीचर बताती है कि वो एक मिस्टीरियस पर्सन है जो कि हमें कुछ सालों पहले इरेगुलर रिसर्च पेपर भेजता था। वो रिसर्च पेपर हमारे जनरेशन के भी आगे के टाइम के थे और मैं ना देखी हुई प्रॉपर्टीज के बारे में भी पॉसिबिलिटीज लिखी हुई थी। वो हारुतो से कहती है कि ये चीज इतनी ज्यादा सीक्रेट है कि हमें सावधानी से काम करना पड़ता है। इसके बारे में तो हमने रॉयल कैपिटल में भी रिपोर्ट नहीं करा। तुम्हें इसके बारे में कैसे पता? तुम्हारे अंदर इतना टैलेंट कैसे हो सकता है? और चश्मे वाली प्रोफेसर की लैब को छोड़ के तुम मेरी रिसर्च लैब में आ जाओ और मेरे अंडर काम करो। तो अब हारुतो उसे मना कर देता है। तब टीचर उसे कहने लगती है कि कहीं तुम ही तो वो वी भूला नहीं हो। तो हारुतो उसके कहते हैं कि ऐसे तो कैसे हो सकता है? वो सोचने लगता है कि ऐसा कमाल का नाम तो किसने रखा होगा, और हम लोग को पता लगता है कि दरअसल ये नाम तो शार्लेट का है। और अगली सीन में लोग देखते हैं हारुतो और इरिस प्रोफेसर के पास आते हैं उसकी लैब को ज्वाइन करने के लिए। ये सुनकर प्रोफेसर और पोलकस काफी खुश होते हैं और अब वो लोग पार्टी करने का डिसाइड करते हैं। जिसके बाद वो लोग खाना लेने के लिए चले जाते हैं और अब हम लोग देखते हैं कि इरिस और हारुतो एक जगह पर बैठे होते हैं और हम लोग को पता लगता है कि असली वाला हारुतो नहीं है बल्कि ये तो क्लोन है, क्योंकि असली वाला हारुतो थका हुआ था इसलिए उसने क्लोन को भेज दिया। तभी क्लोन कहने लगता है कि मैंने एप्लीकेंट फॉर्म तो दे ही दिया है, अब मैं यहाँ से जा सकता हूँ। ऐसा बोलकर वो वहाँ से जा ही रहा होता है। तभी उन लोग को पोलकस की आवाज सुनाई देती है। वो लोग अब जल्दी से वहाँ पर जाकर देखते हैं कि पोलकस तो एक बॉडी से टकरा गया है। ये देखकर क्लोन कहता है कि क्या ये कोई मर्डर केस है? तभी वो गौर से नोटिस करता है और उसे रियलाइज होता है कि ये तो स्नाइडल है। तभी प्रोफेसर कहती है ओ मैं तो इसके बारे में भूल ही गई, ये तो कल मेरे यहाँ पर आया था। ये कह रहा था कि इसके ऊपर कोई अजीब सी स्पेल लगी हुई है, तो इसने कहा था उसे देखने के लिए। वो एक ऐसा मैजिक है जो कि इसने कभी नहीं देखा, तो इसे लगा कि वो एंशिएंट मैजिक होगा। प्रोफेसर अब कहती है कि अच्छा वो ये यहाँ आ गया, अब हम लोग एक साथ देख पाएंगे कि ये कौन सा एंशिएंट मैजिक है। जिसके बाद वो इरिस से कहती है कि बस स्नाइडल के कंधे को टच करना, तो उसके कंधे को टच करती है और कहती है कि यहाँ पर तो कुछ सॉलिड जैसी चीज अटैच है। तो प्रोफेसर कहती है हाँ ये चीज इसे दर्द करती है, जब भी इसे कोई हील करता है तब भी। ये इस तरीके से है कि कोई सिलेंडर एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है और वो भी इसके कंधे के बीच में, वो भी काफी तेजी से, जो कि इसको दर्द करता है। प्रोफेसर अब कहती है कि सबसे इंटरेस्टिंग चीज तो ये है कि जब मैं इस तरीके से इसे टच करती हूँ तो ये चीज उसके आर पार हो जाती है और ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ है ही नहीं। वो बीरी से कहती है कि तुम्हें इसके बारे में क्या लगता है? जिस पर वो कहती है कि शायद से ये नॉन एलिमेंटल मैजिक है।
ये सुनकर प्रोफेसर कहती है, हाँ ये हुई ना बात, तुमने बिल्कुल सही आंसर दिया। ये एक बैरियर है जो कि नॉन एलिमेंटल मैजिक का यूज करके बनाया गया है। ये सुनकर क्लोन हैरान होता है कि प्रोफेसर ने हार्टो के बैरियर के पीछे की सच्चाई पता लगा ली। प्रोफेसर अब क्लोन से कहती है कि क्या तुम मुझे मॉडर्न और एंशिएंट मैजिक के बीच में सबसे बड़ा डिफरेंस बता सकते हो? तो क्लोन कहता है कि हाँ, एंशिएंट मैजिक सबसे ज्यादा पुराना होता है। तो अब प्रोफेसर कहती है कि ये कैसा बकवास जवाब दिया, इसे वापस लो। तभी रिस कहती है कि एंशिएंट मैजिक नॉन एलिमेंटल मैजिक होते हैं जो कि किसी भी एक एलिमेंट पर बाउंड नहीं होते हैं। एंशिएंट मैजिक लॉस्ट मैजिक है और उनके अंदर काफी सारी मिस्ट्रीज हैं। तो प्रोफेसर कहती है, हाँ बिल्कुल सही कहा, रिकॉर्ड्स ये भी कहते हैं क्यों ना बिना माना सप्लाई के भी मेंटेन किया जा सकता है। अगर स्नाइडल के ऊपर मॉडर्न मैजिक यूज किया जाता तो वो आधे दिन में खत्म हो जाता, माना खत्म होने की वजह से, लेकिन इसे इसके ऊपर लगे 1.5 दिन हो गया है और ये अभी तक हटा नहीं है। ये सुनकर रिरी हैरान हो जाती है और कहती है कि क्या आपके कहने का ये मतलब है कि इस मॉडर्न टाइम में भी कोई एंशिएंट मैजिक का यूज कर सकता है? तो प्रोफेसर कहती है कि ये तो बस मेरी छोटी सी थ्योरी है, तुम लोग को तो पता ही है कि मैजिक तो डिस्टेंट पास्ट से आता है और मिथिकल एरा से वो चलता आ रहा है। तुम्हें कम से कम 80 से ज्यादा लेवल का होना होगा इस मैजिक को यूज करने के लिए। अब बात आती है इस क्वेश्चन पर कि आखिरकार इस स्पेल को इसके ऊपर कास्ट किया किसने होगा? तो इरिस कहती है कि ये मैंने नहीं किया है क्योंकि मैं इतने एडवांस मैजिक का यूज नहीं कर सकती हूँ। तो प्रोफेसर कहती है ठीक है, मैं तुम पर बिलीव करती हूँ। वैसे स्नाइडल ने ये बात तो मेंशन करी थी कि जब ये सब उसके साथ हुआ तब तुम उसके घर पर थी। तो इरिस कहती है कि मुझे ये भी नहीं पता कि आखिरकार इसके ऊपर इस स्पेल का यूज किया किसने है। तो प्रोफेसर कहती है ठीक है, हम लोग किसी से पूछते हैं, रात में तो इसने मुझे कुछ भी नहीं बताया था लेकिन अब मैं इसे जान कर रहूंगी। ऐसा बोलकर वो थप्पड़ मार के उसे उठाने लगती है, जिसके बाद स्नाइडल को भी होश आ जाता है। वो इरिस और हार्टो को देखकर कहते हैं कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, मैं पता तो है ना कि मैं कौन हूँ। तब प्रोफेसर उसे कहती है, हाँ हम सभी लोग जानते हैं तुम कौन हो, अब मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारे ऊपर से ये स्पेल नहीं हटा सकती हूँ। इसका ये मतलब है कि जिसने तुम्हारे ऊपर इस स्पेल को यूज किया है वही इसे हटा सकता है। तो अब चुपचाप से ये बताओ कि ये किया किसने है? तब स्नाइडल कहता है कि मुझे भी नहीं पता, वो एक आदमी था जिसकी अजीब सी आवाज थी और उसने काले कपड़े पहने थे। ये सुनकर प्रोफेसर कहती है कि तुम अच्छे से इन्फॉर्मेशन रिवील नहीं कर रहे हो, शायद से तुम्हारी जान खतरे में आ जाएगी अगर तुम रिवील करोगे तो, है ना? ये सुनकर स्टैंडर्ड डर जाता है। वहीं पर प्रोफेसर कहती है कि इतनी सी इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद मुझे एक पर्सन पे शक जा रहा है। जिसके बाद वो हार्टो से बात करने लगती है, यानी क्लोन से। उसे कहती है कि मैंने सुना कि तुम जहाँ पर रहते हो वहाँ पर कुछ सालों पहले से एक हीरो ऑफ जस्टिस आया है। स्नाइडल ने जिस पर्सन के बारे में बताया वो हीरो ऑफ जस्टिस की तरह ही मैच कर रहा है, तो क्या तुम्हें पता है क्या वो कौन है? तो हार्टो से कहते हैं नहीं मुझे नहीं पता। तो प्रोफेसर कहती है कि पहले तो वो तुम्हारे एरिया में ही चीजों को ऑपरेट करता था, लेकिन जब से तुम रॉयल कैपिटल में आए हो उसी सेम टाइम पर वो रॉयल कैपिटल में देखा गया था। तो क्लोन कहता है कि उसको कोई काम होगा जिसकी वजह से वो यहाँ पर आया होगा, मुझे क्या पता। तो प्रोफेसर अब कहती है कि ये तो कितनी इंटरेस्टिंग बात है, क्या मैं तुमसे पूछ सकती हूँ क्या कि किंग ने तुम्हें क्यों रिकमेंड किया, वो भी खुद से यहाँ पर आने के लिए? तो क्लोन कहते हैं कि हाँ तुम पूछ सकती हो, लेकिन मुझे किंग का रीजन नहीं पता। प्रोफेसर अब पागल होने लगती है, वो उसे कहती है कि तुम जो भी छुपा रहे हो मुझे बता दो, तुम्हारे पास अगर एंशिएंट मैजिक से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है तो मुझे जरूर बता दो, कहीं तुम ही तो वो हीरो ऑफ जस्टिस नहीं हो, ऐसा है तो प्लीज बता दो। क्लोन उसे देखकर काफी डर जाता है और असली हार्टो से कहने लगता है तुम मुझे हमेशा कहाँ फंसा देते हो, आकर अब जल्दी से मुझे बचाओ। तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पर हार्टो आ जाता है शिवा के कपड़ों में और उनसे कहते हैं तो तुम मेरे बारे में बात कर रहे हो, मैं आ गया हूँ। क्लोनो से देखकर काफी गुस्सा होता है और उसे कहते हैं अगर तुम यहीं पर थे तो तुम मुझे जल्दी बचाने क्यों नहीं आए? तो अब हार्टो से माफी मांगते हैं और वो प्रोफेसर से कहते हैं तुम्हारी थ्योरी बिल्कुल गलत है, इस हार्टो से मेरा कोई भी लेना देना नहीं है, मैं तो रॉयल कैपिटल में बस जस्टिस करने आया था, कुछ बुरे लोगों को सबक सिखाकर। उसे देखकर प्रोफेसर कहती है तुम तो वही फेमस शिवा हो, तुमने बुरे लोगों का नाम लिया तो तुम्हें स्नाइडल के सस्पिशियस ग्रुप के बारे में पता है? ये सुनकर हार्टो शॉक हो जाता है कि इस रॉयल कैपिटल में सही में एक इवल ऑर्गेनाइजेशन है। उसे ये बात पता नहीं थी, लेकिन फिर वो कहता है चलो इसी स्टोरी के साथ चलते हैं। वह प्रोफेसर से कहते हैं हाँ मुझे पता था इस बारे में। वह स्नाइडल को कहते हैं उस बात को छोड़ो, अगर तुम मेरी वार्निंग सुनकर ड्यूल कैंसिल कर दोगे तो कल सुबह तक मैं तुम्हारे ऊपर से ये स्पेल हटा दूंगा। तो स्नाइडल मान जाता है और कहते हैं ठीक है मैं ड्यूल कैंसिल कर दूंगा। ये सुनकर अब हार्टो कहते हैं ठीक है अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन अब वो पूछते हैं क्या कि इसका मतलब क्या है? हम लोग को पता लगता है कि प्रोफेसर ने हार्टो को पकड़ लिया है। वही प्रोफेसर हार्टो से कहती कि तुमने अपने गार्ड डाउन कर दिए, तुमने मेरे बाइंडिंग मैजिक को नोटिस नहीं किया। यह सुनकर अब हार्टो अपने मानक कैलकुलेटर का यूज करता है और अब उसे प्रोफेसर के स्टेटस के बारे में पता चल जाता है। उसे पता चलता है कि उसके पास अर्थ और डार्क एलिमेंट है। हार्टो कहने लगता है अब समझ आया कि आखिरकार ये बाइंडिंग स्पेल इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे है। प्रोफेसर हार्टो से कहने लगते हैं कि तुम्हें इतने इजीली इस स्पेल को अंडू नहीं कर सकते हो और जब तक तुम मेरे 271 क्वेश्चन का जवाब नहीं दोगे मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगी। ये सुनते हार्टो उसकी बाइंडिंग स्पेल को तोड़ देता है और अब उसे पैरालाइज कर देता है। प्रोफेसर भी नहीं पा रही होती है, वो हार्टो से कहने लगती है कि आखिरकार तुमने ये कैसे किया? तो पोलकस उसे कहते हैं ऐसे सवाल मत पूछो, चुपचाप से अब उससे माफी मांग लो। तो प्रोफेसर कहती है मैं माफी मांगना तो चाहती हूँ, लेकिन जो मेरे क्वेश्चन है वो 824 हो गए हैं जो कि मैं से पूछना चाहती हूँ। वहीं पर हार्टो उसका कोई जवाब नहीं देता है। तो अब प्रोफेसर अचानक से कहती है मुझे वॉशरूम जाना है। तो अब हार्टो उसे कोई भी जवाब नहीं देता है, पहले ये बोलो कि तुम मुझे यहाँ से चुपचाप जाने दोगी। प्रोफेसर इस बात पर नहीं मान रही होती है तो हार्टो उसे फ्री नहीं करता है। तो वो हार्टो से कहती है ठीक है मैं अब तुम्हें नहीं रोकूंगी, तुम अब जा सकते हो।
बस मुझे फ्री कर दो क्योंकि मुझे वॉशरूम जाना है। प्रोफेसर की माफी सुनकर हारुतो वहाँ से चला जाता है और अब उसे फ्री कर देता है। वहीं प्रोफेसर जल्दी से वॉशरूम की तरफ भागती है और अब इसी के साथ हो जाता है ये एपिसोड यहीं पर खत्म। पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलता है अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।